हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। पिछले क्लास में हम लोग 3.2 कर लिए थे एक्सरसाइज को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.3 का कॉन्सेप्ट, आव्यूहों का परिवर्त, यानी आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पीछे हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये सब पढ़ लिए, उसका प्रॉपर्टी भी हो गया। उसके बाद आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले इसके डिफिनीशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको देखा जाएगा बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आव्यूह ए के किसी पंक्ति, आव्यूह ए के कोई भी पंक्ति या स्तंभ को अगर हम लोग आपस में, ध्यान समझिए, अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह ए है तो ए आव्यूह के पंक्ति या स्तंभ को अगर आपस में बदल दिया जाए, इसका मतलब कि पंक्ति को उसके संगत स्तंभ में और संगत स्तंभ को उसके संगत पंक्ति में बदल दिया जाए, तो बदलने के बाद जो भी आव्यूह मिलेगा वही जो है उस आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे आपको। तो देखिए आव्यूह ए के सभी पंक्तियों को स्तंभों में, ध्यान समझेंगे, अगर आव्यूह हमारे पास ए है तो ए के सभी पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास आव्यूह ए है तो ए आव्यूह के पंक्तियों को, पंक्ति इस तरह से होती है, पंक्तियों को अगर हम लोग स्तंभों में ऐसे बदल दें या तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो उसके बदलने के बाद जो भी हमको आव्यूह मिलेगा वही आव्यूह जो है उस आव्यूह ए का क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। अब देखिए इसको सूचित कैसे करते हैं। तो ए आव्यूह के परिवर्त को ए टू द पावर कैपिटल टी या ए डैश से सूचित किया जाता है। ए टू द पावर कैपिटल टी या तो ए डैश, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। कहीं भी अगर बुक्स में आपको ए टू द पावर टी लिखा है या ए डैश लिखा है तो इसका मतलब समझेंगे कि ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये भी ट्रांसपोज ऑफ ए है। अगर आपको याद होगा तो 11th क्लास में मैट्रिक्स में ऐसे बताए थे, सॉरी सेट में बताए थे कि ए डैश वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पूरक, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी इंडिकेशन है इसका। तो ए के ऊपर अगर टी रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए समझ गए। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ए मैट्रिक्स के पंक्ति को अगर हम लोग संगत स्तंभ में सजा दें या स्तंभ को पंक्ति में सजा दें तो सजाने के बाद जो भी आव्यूह मिलेगा वह आव्यूह ए का क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। अब इसका मतलब एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपके पास आव्यूह है 2 3 1 या 5 2 7, ये एक आव्यूह दिया है। अगर हमको इसका परिवर्त निकालना है ए डैश, तो ए डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी देखिए कितनी पंक्ति है, दो, दो पंक्ति है, ध्यान समझिएगा, दो पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तीन स्तंभ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2/3, 2 कितना हो गया, 3। तो अगर ए एक आव्यूह है जिसका अवयव 2 3 1 5 2 7 है जी, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। अगर हमको इसका परिवर्त निकालना है तो ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश निकालने के लिए परिभाषा क्या कहता है कि इसके संगत पंक्ति को अगर संगत स्तंभ में या स्तंभ को संगत पंक्ति में बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखिए ये पहले पंक्ति में है, ध्यान समझिए। मान लीजिए हम पंक्ति को स्तंभ में बदलना चाहते हैं, तो अगर पंक्ति ये पहला है तो इसको पहले स्तंभ में लिखेंगे, तो इसको इस तरह से मूव कराएंगे इधर, ठीक है। तो मूव कराएंगे तो यहाँ पे होगा 2, देखिए ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ में लिख रहे हैं, 2 3 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे, तो 5 2 7 हो गया। तो देखिए ए आव्यूह को हम लोग उसके पंक्ति को स्तंभ में सजा दिए तो ए का परिवर्त निकल गया।
अब इसकी कोटि देख लेते हैं। इसकी कोटि देखा जाए तो पंक्ति इसमें हो गई 3 और स्तंभ कितना हो गया 2, तो इसका मतलब कि इसकी कोटि 3/2। इसका मतलब यहाँ एक बात और क्लियर है कि अगर ए आव्यूह अगर 2/3 का है तो उसका जो परिवर्त होगा 3/2 का होगा। इसका मतलब कि अगर ए आव्यूह m/n कोटि का है, ए आव्यूह कितने कोटि का है m/n, तो उसका जो परिवर्त होगा वह n/m कोटि का होगा। ये भी चीज़ याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ए आव्यूह m/n कोटि का है तो उसका परिवर्त जो है n/m कोटि का होगा 100%। ठीक है, तो समझ गए इस चीज़ को। तो इस तरह से हम लोग ए का परिवर्त निकालेंगे। तो पंक्ति को हम लोग किस में अरेंज कर दिए, स्तंभ में। अब इसी चीज़ को और दिखाते हैं आपको, स्तंभ को भी पंक्ति में दिखाएंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग हटा लेते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग, देखिए अब इसी को अगर परिवर्त ऐसे निकालना होता है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। हम इसमें क्या किए हैं कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दें। अब स्तंभ को भी पंक्ति में बदल के दिखा सकते हैं। देखिए ये स्तंभ है, ये स्तंभ हो गया। अब इस स्तंभ को हम पंक्ति में दिखा रहे हैं तो पंक्ति में दिखाएंगे। देखिए ये पहला स्तंभ है, तो ये पहले स्तंभ को अगर पहले पंक्ति में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 5, यही होगा। ये दूसरी वाली स्तंभ है तो इसको अगर पंक्ति में लिखेंगे तो होगा 3 2। तीसरा वाला स्तंभ है तो इसको पंक्ति में लिखेंगे तो 1 7। देखिए वही आया कि नहीं, सेम, ये और ये सेम है। इसका मतलब कि आपको पंक्ति को स्तंभ में सजा दें या स्तंभ को पंक्ति में सजा दें, जो इससे भी आपको आसान लगे। तो सजाने के बाद जो भी आव्यूह मिलेगा उस दिए हुए आव्यूह का क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया है कि m/n, अगर a जो है m/n कोटि का होगा तो इसका जो परिवर्त होगा वह क्या होगा, n/m कोटि का होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि a की कोटि m/n है तो a डैश यानी परिवर्त a का परिवर्त की कोटि कितनी होगी, n/m होगी। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, देखिए ध्यान समझेंगे। आव्यूह दिया है, आव्यूह जिसका हो a1 a2 a3 b1 b2 b3 का परिवर्त आव्यूह। देखिए ये एक आव्यूह दिया है तो इसका परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परिवर्त क्या होगा, इसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें। देखिए ये पहला पंक्ति है r1 तो ये किस में बदल जाएगा, c1 में। ये दूसरी पंक्ति है r2 तो ये किस में बदलेगा, c2 में। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो देखिए पहला वाला पंक्ति है तो इसको पहले स्तंभ में लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख लिए c1 में। यहाँ देखिए इसको दूसरे वाले को यहाँ लिख लिए c2 में। तो ये हो जाएगा a1 a2 a3। देखिए दूसरा वाला में b1 b2 है तो b1 b2 b3। अब देखिए इसकी जो कोटि है इसकी जो कोटि है 2/3 है और इसकी कोटि 3/2। इसका मतलब कि a आव्यूह, यहाँ से अगर क्लियर हो रहा है कि a आव्यूह m/n कोटि का है तो इसका जो परिवर्त होगा वह n/m कोटि का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज निकालना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए a बराबर, आप बताएंगे आंसर कितना होगा कि 2 3 1 4 7 2 3 1 4, ऐसा हो गया। तो ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का। तो इसका अगर हम परिवर्त निकालें ए का ट्रांसपोज तो चलिए ए का ट्रांसपोज बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले पहले वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 3, ये होगा। दूसरे वाले पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 1 4 1, तीसरे वाले पंक्ति को तीसरे स्तंभ में तो 7 2 4, ये 3/3। ये हो गया आपका इसका परिवर्त। तो कोई भी आव्यूह का, ध्यान समझिएगा, कोई भी आव्यूह का अगर परिवर्त निकालना है तो उसके पंक्ति को संगत स्तंभ में या स्तंभ को संगत पंक्ति में बदल दीजिए और बदलने के बाद जो भी आव्यूह आपको मिलेगा वो आपको आव्यूह का परिवर्त कहलाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि a अगर m/n कोटि का है तो इसका जो परिवर्त होगा n/m कोटि का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आव्यूह का जब परिवर्त समझ में आ गया तब इस पे कुछ प्रॉपर्टी भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जो आपको बुक्स में क्वेश्चन उस पर मिलेंगे। तो अब हम लोग आगे अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। परिवर्त के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आव्यूह के परिवर्त के गुण, यानी किसी भी आव्यूह का जो हम परिवर्त निकालते हैं उसको क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, उस चीज़ को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे।
तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो आव्यूह है ए और बी। अगर ए और बी दो आव्यूह है तो उस केस में पहला प्रॉपर्टी क्या परिभाषित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो समुच्चय सेट चैप्टर में ए डैश का होल डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, याद है? उसी के पैटर्न जैसा यहाँ भी ट्रांसपोज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी पे आप एग्जाम्पल करेंगे अपने से, बुक्स में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जाम्पल करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि सर ये वाला प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा है, उस पर आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिए कि पहला प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर ए और बी, माना ए और बी दो आव्यूह है, तब उस केस में पहला प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज, देखिए ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर ए का ट्रांसपोज हो तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसको दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से। मान लीजिए कि हमारे पास ए कोई आव्यूह है, ठीक है, जिसका एलिमेंट 2 3 4 1 है, ठीक है। तब इसका जब आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो ए का ट्रांसपोज आप जैसे निकालिएगा तो इसके पंक्ति को क्या करेंगे, संगत स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, बदल दिए, ए का परिवर्त निकाल दिए। अब कह रहा है कि ए का परिवर्त निकालना है, इसका मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो बताइए ए आव्यूह का परिवर्त निकाले तो इतना आया। अब ए के परिवर्त का परिवर्त निकालना है, इसका मतलब कि जो ए का ट्रांसपोज आया है फिर उसका परिवर्त निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज का परिवर्त निकालना होगा, मतलब ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना होगा। तो जो भी ए का ट्रांसपोज आया है उसको चेंज करेंगे। तो ये देखिए, ये R1 हो गया, R2 हो गया, इसको चेंज कर दीजिए C1 C2 में। तो 2 4, इसको फिर चेंज कर देंगे तो 2 4 3 1 ये आएगा। अब देखिए ये जो आया ये किसके बराबर है, ए के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो जब भी ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना होगा तो पहले ए मैट्रिक्स जो भी दिया उसको लिख लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त निकाल दीजिए, और जो परिवर्त आया ए का फिर उसका दोबारा परिवर्त निकालिए तो आपको ए के बराबर जो है आव्यूह मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आप अपने से एग्जाम्पल मान के सब जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि ए प्लस बी का डैश यानी ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, जहाँ ए और बी दोनों जो है समान कोटि के आव्यूह होना चाहिए। इसका मतलब कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो इसको आप लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस प्लस और फिर बी का ट्रांसपोज। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएगा वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, तो उस पर आप करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर थ्री क्या है कि के ए का होल ट्रांसपोज अगर रहे तो उसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका मतलब कि अगर कोई आव्यूह में कांस्टेंट का गुणा हो, के क्या है, कांस्टेंट का गुणा है, और इसका होल ट्रांसपोज इसे निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर देंगे, और ट्रांसपोज किसका निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स का, ए के ऊपर ट्रांसपोज ऐसे। इसका मतलब कि ट्रांसपोज इस कांस्टेंट पे काम नहीं करेगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर सकते हैं, और जो आव्यूह रहेगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर के का होल ट्रांसपोज है, के का होल ट्रांसपोज है, तो आपको जब भी इसका वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले के को बाहर कर लीजिए और ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, और ए का ट्रांसपोज जो भी आएगा उसमें के का गुणा कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4 ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब देखिए आप गलती नहीं करेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आप कभी भी ऐसे नहीं समझेंगे कि सर ए का ट्रांसपोज एक बार इंटू बी का ट्रांसपोज, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा ये जो है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है आपको बी ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज। इसको याद रखें, आगे एक और प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे जब इन्वर्स पढ़ाएंगे तो इन्वर्स ऑफ ए बी इक्वल टू कितना होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये भी प्रॉपर्टी है, इसी पे डिपेंड है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर ए बी का होल ट्रांसपोज हो तो ये इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, जहाँ ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ए और बी का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखिए, अब A1, अब इसी प्रॉपर्टी पे एक चीज़ और आगे नीचे में दिया हुआ है 5 नंबर प्रॉपर्टी। देखिए ए बी का डैश अगर है तो इसको हम लोग क्या किए, ए बी का जो डैश है इसका मतलब ए बी का जो ट्रांसपोज है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए पीछे से लिख रहा है, अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो जो बाद में है वो पहले लिखा रहा है और जो पहले है वो बाद में लिखा रहा है, इस तरह से। ठीक है, उसी तरीके से अगला प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स ना होकर के दो से अधिक मैट्रिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए A1 होता, A2 होता, A3 होता, इस तरह से मान लीजिए तीन ही को हम लेके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स होता है, जैसे A1 इंटू A2 इंटू A3 का होल ट्रांसपोज, ये दो था, हम तीन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको सबसे पहले उसकी सहायता से क्या लिखते हैं, पहले लास्ट वाला यानी A3 का ट्रांसपोज, ठीक है, इनटू फिर क्या होता, A2 का ट्रांसपोज इनटू A1 का ट्रांसपोज, ये हो जाता आपका A1 का ट्रांसपोज। तो अगर A1 इंटू A2 इंटू A3 का होल ट्रांसपोज हो तो उस केस में क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, A3 ट्रांसपोज इंटू A2 ट्रांसपोज इंटू A1 ट्रांसपोज, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से देखिए ये एन टाइप्स है, A1 A2 A3 डॉट डॉट एन तक है। तो अगर इसका होल ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले जो लास्ट में होगा एन का ट्रांसपोज, फिर क्या होगा AN-1, मतलब कि एन से एक टर्म पीछे AN-1 का ट्रांसपोज, फिर डॉट डॉट A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, फिर A1 का ट्रांसपोज, उसी के पैटर्न पे है पीछे वाला जैसा। क्लियर हो गया। तो अगर ए बी का ट्रांसपोज रहे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उसी तरह से अगर डॉट और बहुत सारे मैट्रिक्स रहे उसका होल ट्रांसपोज रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे, उसको लिख लेंगे उल्टा करके। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, आई टू दी पावर टी। इसका मतलब कि आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। अगर कोई तत्समक आव्यूह हो तो उसका जो परिवर्त होगा वह तत्समक आव्यूह होगा। जैसे में तत्समक आव्यूह क्या होता है, आई इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कि दो ऑर्डर का लेते हैं 1 0 0 1 हो गया, तो इसका अगर ट्रांसपोज निकालिएगा तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो चेंज कीजिएगा पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए पहली पंक्ति है तो इसको पहले स्तंभ में 1 0, ये दूसरी है तो 0 1, ऐसे। तो देखिए सेम आया कि नहीं, इसका मतलब कि ये किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। तो याद रखेंगे कि आई का ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है, तो किसी भी इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह का परिवर्त जो है उसी जो है तत्समक आव्यूह के बराबर होगा जितनी कोटि की होगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ और भी स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं जो एक्सरसाइज बनाने में काम करेगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो आगे हम लोग को मिलेगा सममित और विषम सममित, दो और मैट्रिक्स के बारे में आज देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें ध्यान समझिएगा कि कोई भी आव्यूह का परिवर्त निकालना होगा, जितना भी चीज़ें आपको पीछे बताया एक बार रिकॉल कर देते हैं। तो अगर किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना होगा तो उसके पंक्ति को, उस आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में सजा दीजिए और सजाने के बाद जो भी आव्यूह मिलेगा उसका परिवर्त कहलाएगा। अगर ए जो है m/n कोटि का आव्यूह है तो उसका जो परिवर्त होगा वह n/m कोटि का होगा। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी देख लिए। अब चलिए हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो स्पेशल और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आव्यूह के बारे में आपको स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर सममित आव्यूह। सममित आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान समझिए सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए आई जे, ध्यान समझिएगा, कोई भी अगर वर्ग आव्यूह ए है जिसका अवयव ए आई जे है
तो एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे सममित आव्यूह कहलाता है। कैसा आव्यूह कहलाएगा? सममित। यदि ए आई जे किसके बराबर होगा? ए जे आई के बराबर होगा। ए आई जे किसके बराबर होगा? ए जे आई। इसका मतलब सबसे पहले आप यहाँ समझिएगा तब ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ध्यान समझिए एक बार और। कोई भी वर्ग आव्यूह ए जो है, कोई भी वर्ग आव्यूह ए सममित कब कहलाएगा? जब ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त ए के बराबर होगा। बस आपको यही याद रखना है कि किसी भी आव्यूह ए का अगर हम परिवर्त निकालें, किसी भी आव्यूह ए का परिवर्त निकालें तो वह उसी आव्यूह ए के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर किसी आव्यूह का परिवर्त ए के बराबर हो गया तब हम बोलेंगे कि वैसा आव्यूह क्या कहलाएगा? सममित, सिमेट्रिक। ठीक है, सममित मतलब अपने आप जैसा, ठीक ना। तो किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है तब हम बोलते हैं कि वह क्या है? सममित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। ठीक है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी आव्यूह ए, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि सममित और विषम सममित जो आव्यूह होगा हमेशा वर्ग आव्यूह का ही परिभाषित होगा। तो अगर एक वर्ग आव्यूह ए है तो ए का परिवर्त अगर ए के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे क्या है? सममित है। क्लियर। चलिए इसमें एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। सममित आव्यूह का एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है। ए एक आव्यूह हो गया जिसका अवयव ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी है। तो अगर हमको ए मैट्रिक्स आपको मिल गया, एक वर्ग आव्यूह है, कितने कोटि का? 3/3 का। तो अगर इसका परिवर्त निकाले और इसी के बराबर आ गया तब हम बोलेंगे कि वो जो आव्यूह है वो कैसा आव्यूह है? वो जो आव्यूह है वो क्या है? सममित आव्यूह है। तो चलिए इसको हम लोग करके दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए एक आव्यूह हो गया ए। अब इसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज जैसे निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो इसको सजाएंगे पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में। तो ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में ऐसे सजाएंगे तो ये हो जाएगा ए एच जी, ये हो जाएगा। इसको दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में सजाएंगे तो एच बी एफ, ये हो जाएगा। इस तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में सजाएंगे तो ये हो जाएगा जी एफ सी, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए आव्यूह आपको दिया था ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। तो अगर हम लोग ए का परिवर्त निकाले तो ए का परिवर्त जैसे निकाले तो क्या मिला? ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। देखिए सेम है कि नहीं इसके बराबर। और इसका जो परिवर्त आया किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। इसका मतलब कि ये जो ए आव्यूह है वो कैसा आव्यूह है? सममित आव्यूह है। तो याद रखेंगे किसी भी आव्यूह का परिवर्त अगर ए के बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। अब इसका मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए? ए जे आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से समझाते हैं। देखिए ये ए है जो ये A11 स्थान पे है, A12 स्थान पे है। इसका मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सममित होगा। अब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का मतलब आपको समझाते हैं। बस आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ए का परिवर्त ए के बराबर होगा तो वो सममित कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका मतलब समझाते हैं। ए जे आई के बराबर कैसे होगा? इसका मतलब कि जब भी आप परिवर्त निकालते हैं तो जो A11 वाला स्थान होता है, A12 A13 देखा जाए तो ये A11 है, A12 है, A13 है। तो AHG अगर इसके प्लेस को ऐसे कॉलम में चेंज किया जाए ऐसे तो ये क्या होगा? AHG होगा। अगर इसका नाम दिया जाए तो ये तो A11 होगा। ये क्या होगा? A21 का मतलब कि दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में, और यहाँ क्या था? पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में। तो यहाँ पे जो एच था वो पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में था, लेकिन यहाँ वाला जो एच है वो दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ में। इसका मतलब देखिए कि ये जो एच था वह A12 स्थान पे था और ये वाला जो एच है A21 स्थान पे है। तो देखिए तो इसमें आई का मान I1 है
जे का मान 2 है और इसमें आई का मान 2 है, जे का मान 1 है। बदल गया कि नहीं? तो इसमें आई ए आई जे, ए जे आई के क्या है यहाँ पे बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है आपस में सेम है। तो याद रखेंगे कि ए आई जे हमेशा ए जे आई के क्या होगा, इसमें बराबर होगा, तभी जाके ए का परिवर्त ए के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे एक लाइन में कि सममित अवयव वैसा वर्ग अवयव होगा जिसमें ए का परिवर्त जो है हमेशा ए के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित अवयव। आपको सममित अवयव लिखने का तरीका बता देते हैं। कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सममित अवयव कैसे आने कि यही होगा, तो इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले जब भी आप सममित अवयव लिखिएगा तो ये प्रिंसिपल डायगोनल जो मुख्य विकर्ण है उसको लिख लीजिएगा, अलग अलग अवयव। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये इस तरह से, इस तरह से आप लाइन देखिए, जो अवयव यहाँ लिखिएगा वही यहाँ लिखिएगा। ठीक है, जो इस वाले विकर्ण में लिखिएगा वही इस वाले विकर्ण में लिखिएगा। तो ये होता है तरीका लिखने का। पहले इसको लिख लीजिए मुख्य विकर्ण को, मुख्य विकर्ण लिखने के बाद, मुख्य विकर्ण लिखने के बाद ये इस विकर्ण में जो अवयव लिखिएगा वही इस विकर्ण में लिखिएगा, और जो इस विकर्ण में लिखिएगा वही इस विकर्ण में लिखिएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए सममित अवयव लिख लिए। अब आएगा विषम सममित। अब सममित अवयव में ए का परिवर्त ए के बराबर होता है। विषम सममित अवयव क्या है इसको देख लेते हैं। अब ध्यान समझिए कि विषम सममित अवयव, दूसरा पॉइंट क्या है, विषम सममित। विषम सममित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए एक वर्ग अवयव ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। देखिए दोनों सेम है, बट क्या चेंज है, केवल उसमें था कि ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई, लेकिन इसमें क्या है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। इसका मतलब केवल इसमें माइनस का फंक्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर ए कोई वर्ग अवयव है तो अगर ए का परिवर्त ए के बराबर है तो वह सममित हो गया। लेकिन अगर ए कोई वर्ग अवयव है तो वह जो है विषम सममित अवयव कब कहलाएगा, जब ए जे आई माइनस ए जे आई के बराबर होगा। इसका मतलब कि ए का जो परिवर्त होगा ट्रांसपोज ऑफ ए वो माइनस ए के बराबर होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए का परिवर्त अगर ए के बराबर हो गया तो सममित कहलाएगा। अगर ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, विषम सममित कहलाएगा। तो दोनों याद करना आसान है, बहुत सिंपल है। ए का परिवर्त ए के बराबर हो गया तो सममित कहलाएगा, और ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, विषम सममित। तो याद हो गया, ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए जे आई, बस इसमें माइनस लग जाएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। विषम सममित अवयव, एक चीज़ और आपको बता दें कि विषम सममित अवयव जब भी होगा तो उसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसका अवयव हमेशा ही जीरो होगा। मुख्य विकर्ण का अवयव हमेशा क्या होगा, जीरो। इसका मतलब कि अगर ये मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो हो गया तो इसका मतलब एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि अगर विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का अवयव अगर शून्य है तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि विषम सममित अवयव का जो ट्रेस होता है, ट्रेस जो आपको पढ़ाए थे पीछे, ट्रेस होगा वो हमेशा शून्य के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम ट्रेस निकालते हैं तो इस मुख्य विकर्ण के अवयव को ही हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर मुख्य विकर्ण, अगर विषम सममित अवयव का मुख्य विकर्ण 0 0 होता है तो 0 + 0 + 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से और क्लियर होता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का योगफल, मुख्य विकर्ण के अवयव का योगफल क्या होता है। तो विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि विषम सममित अवयव के जो मुख्य विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अवयव, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 0 0 0 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी वर्ग अवयव का अगर हम परिवर्त निकालें तो अगर माइनस ए के बराबर आ गया इसका मतलब कि वो कैसा अवयव है, विषम सममित है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये है 0 0 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एच जी एफ,
यहाँ पे क्या है माइनस जी माइनस एच माइनस जी माइनस एफ। देखिए लिखने का तरीका क्या है, सेम ऊपर वाला जैसा है, लेकिन ऊपर वाला में क्या था कि मुख्य विकर्ण में ए बी सी था, ठीक है। मुख्य विकर्ण में इसमें क्या था ए बी सी, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है जीरो, लेकिन बाकी के सभी अवयव सेम लेना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे जीरो 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 ले लिए। अब यहाँ पे क्या है एच जी एफ, यहाँ पे क्या है माइनस एच माइनस जी माइनस एफ। अगर आप देखें तो ये और ये दोनों अवयव सेम है, लेकिन केवल साइन बदल गया है, चिन्ह इसका बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसी के चलते हम माइनस दिखा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस जी और यहाँ पे जी, तो देखा जाए तो ये सेम जो है सममित जैसा ही है, बट केवल जो है कुछ अवयवों का चिन्ह और ये मुख्य विकर्ण जो है जीरो जीरो हो गया है। तो जब भी आपको ध्यान समझिए, जब भी आपको लिखने का तरीका बताते हैं विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल, जब भी आप विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखेंगे तो सबसे पहले मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो जीरो कर लीजिए। फिर इधर ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी अवयव लिख करके ऐसे, ठीक है, और ऊपर वाला इस विकर्ण में भी लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो अवयव ऊपर लिखिएगा वही सेम अवयव नीचे लिख लीजिए, उसका चिन्ह बदल दीजिए। या तो इधर प्लस में लिखिए इधर माइनस में लिख लीजिए, या तो इधर प्लस लिखिए इधर माइनस लिख लीजिए, एक ही बात होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है, ये तो एक एग्जाम्पल है ही है। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं जिसका अवयव जीरो एक दो, यहाँ पे है एक जीरो पाँच, ये हो गया आपका दो पाँच जीरो, ये हो गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण जीरो जीरो है। अब हम क्या करते हैं कि इसका ये माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस एक, ये माइनस दो, ये माइनस पाँच हो गया। तो अगर हम इसका ए का परिवर्त निकालें तो ट्रांसपोज ऑफ ए जैसे ही निकालिएगा तो इसका परिवर्त क्या आएगा, इसका परिवर्त आएगा देखिए जीरो, ये देखिए ये पहली पंक्ति था इसको स्थान में बदल देंगे, माइनस एक माइनस टू हो गया, ये हो गया वन जीरो माइनस फाइव, ये हो गया, ये हो गया टू फाइव जीरो, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम देखें तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या करेंगे, यहाँ से हम देखें तो इस टोटल जो आव्यूह से माइनस कॉमन कर सकते हैं। माइनस अगर कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। अगर इस टोटल आव्यूह से माइनस कॉमन किए तो माइनस बाहर हो गया, जीरो। देखिए एक प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो ये माइनस दो। उसके बाद ये देखिए माइनस एक है तो ये प्लस में एक हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस का पाँच हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये देखिए माइनस में है ये भी माइनस में है, दोनों प्लस हो जाएगा, टू हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से आव्यूह मिलेगा। अब इस टोटल आव्यूह को देखा जाए, देखिए एक आव्यूह था, इसका आव्यूह इसके बराबर है, ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है आगे, और ये टोटल जो है किसके, ये टोटल किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया कि नहीं, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, इसलिए क्या है विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह में ध्यान देंगे कि मुख्य विकर्ण लिख लेंगे जीरो जीरो, और ऊपर वाला जो अवयव लिखेंगे वैसे नीचे वाला लिखेंगे, और किसी एक पार्ट को लेफ्ट को या तो राइट को माइनस या प्लस दिखा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप दिखा पाएंगे कि ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त जो है माइनस ए के बराबर हो गया। तो क्लियर है यहाँ से। तो पहला हो गया इसमें सममित, दूसरा हो गया विषम सममित। तो सममित आव्यूह में ध्यान देंगे कि ए का ट्रांसपोज ए का परिवर्त ए के बराबर होगा, और विषम सममित में ए का परिवर्त जो है माइनस ए के बराबर होगा। विषम सममित के मुख्य विकर्ण का जो अवयव होता है जीरो जीरो होता है, इसलिए उसका जो ट्रेस होता है वो हमेशा जो है शून्य होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसका मतलब कि सममित और विषम सममित आव्यूह के गुण। तो आज हम लोग क्या पढ़ लिए, आज हम लोग पढ़ लिए ट्रांसपोज परिवर्त निकालना। परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो किसी भी आव्यूह के पंक्ति को अगर संगत स्तंभ में बदल देंगे तो उसको हम लोग परिवर्त बोलेंगे, और उसके परिवर्त ए के परिवर्त को ए डैश या ए के पावर टी या तो ए डैश से सूचित करते हैं। अगर ए एम बाई एन कोटि का आव्यूह होगा तो उसका जो परिवर्त होगा ए का ट्रांसपोज एन क्रॉस एम होगा। इसके कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लिए।
पहला प्रॉपर्टी में था कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा। दूसरा था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज हो तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तीसरा है अगर के ए का होल ट्रांसपोज हो तो के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसी पे प्रॉपर्टी नंबर 5 भी है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट था कि अगर आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो वह उसी इकाई आव्यूह के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग दो तरह का और जो है मैट्रिक्स यहाँ पे देख लिए, सममित और विषम सममित। सममित क्या होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, यानी ए का परिवर्त ए के बराबर हो तो वो सममित कहलाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो तो विषम सममित कहलाएगा। विषम सममित आव्यूह के जो मुख्य विकर्ण होता है वो 0 0 होता है और इसका जो ट्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सममित और विषम सममित आव्यूह के प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।